सभी को आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास हिंदी की 8 नंबर चैप्टर है जीत जीत मैं निरखत हूँ, जो पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेस्ट चैप्टर है। तो आज की इस क्लास में हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहले बता दूं तो जीत जीत मैं निरखत हूँ यह एक साक्षात्कार है। जो जीत जीत मैं निरखत हूँ यह पाठ है, जो कि एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार का यहाँ पे बात करेंगे साक्षात्कार की बात किया जाए तो इसका इंग्लिश में होता है इंटरव्यू। साक्षात्कार यह होता है जिसमें कि जैसे कोई व्यक्ति है और वह आपसे सवाल पूछ रहा है और आप वहाँ पे जवाब दे रहे हैं। सवाल पूछा जाता है और आप स्वयं जवाब दे रहे हो, तो यही साक्षात्कार होता है। तो इसमें जो कि बिरजू महाराज ने अपने बारे में उसी तरह से बताया है। यहाँ पे उनसे सवाल पूछा जाता है और वे जो कि सभी सवाल के उत्तर देते हैं, तो इसी को साक्षात्कार कहा जाता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखेंगे, आज कला प्रेमी जन साधारण तथा नृत्य रसिकों के बीच कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। देखिए, कथक है, यह एक नृत्य कला है। महाराज की कथक साधना एकांतिष्ठा और कल्पनाशील संज्ञानात्मकता के संयोग से ही यह संभव हो सकता है। कथक के व्याकरण और कौशल को उन्होंने सार्थक सौंदर्य बोध और काव्य दिया है। वे कथक के ललित कवि है। पूछा जाएगा कि बिरजू महाराज कौन से कवि है, आंसर हो जाएगा कथक के कवि है, और कथक के है जो कि यह एक ललित कवि है। कथक के भी बात किया जाए तो कथक के ललित कवि है। परंपरा की प्रामाणिकता की रक्षा करते हुए उन्होंने सृजनात्मक साहस के साथ कथक का अनेक नई दिशाओं में विस्तार किया है तथा यह सिद्ध किया है कि शास्त्रीय कला जड़ या स्थिर नहीं है, उसमें एक निरंतर गतिशीलता और समकालीनता बरकरार है। लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के इस कलाकार में मानो 7 पीढ़ियों का सौंदर्य केंद्रीभूत हो गया है। जो बिरजू महाराज है वह लखनऊ घराने से है। पूछा जाएगा कि बिरजू महाराज किस घराने से थे, आंसर होगा लखनऊ। और यह 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। जो लखनऊ घराने के थे वहाँ के 7वें पीढ़ी के कलाकार थे। सौम्य हंसमुख मिलनसार व्यक्तित्व और सहज निष्कपट लगभग बच्चे का भोलापन लिए बिरजू महाराज को देखकर इनकी महान प्रतिभा का अंदाज लगाना कठिन है। किंतु बात करते करते उनका न जाने कहाँ खो जाना, उंगलियों का निरंतर गिनती में उलझे रहना और अचानक चेहरे पर नितांत शून्य भाव बेचैन करने वाला होता है। अचानक कुछ कौंधता सा है उनकी आंखों में और फिर वही फुसलाती सी सरल मुस्कुराहट, दोहरा बदन, मझुला कद, चेकक के हल्के दाग और बड़ी आंखों वाला ढीला ढाला व्यक्ति मंच पर एकदम और ही हो जाता है। गजब का लोच, फुर्ती और हल्कापन कथक नृत्य का सौंदर्य मानो मूर्तिमान हो उठा है। बिरजू महाराज के बारे में बताया गया है कि जो है चेचक के हल्के दाग है उनको, और वह जब मंच पर आते हैं कि ऐसे होती है कि उनको कोई पहचान ही नहीं पाते हैं। यहाँ बिरजू महाराज की सुयोग्य शिष्या, मशहूर नृत्यांगना और रंगकर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक रश्मि वाजपेयी की महाराज से बातचीत किंचित संपादित रूप में अवकलित प्रस्तुत है। जो नटरंग की संपादिका की बात किया जाए तो वह है रश्मि वाजपेयी। पूछा जाएगा नटरंग की संपादक कौन है, तो रश्मि वाजपेयी हो जाएगा।
बातचीत के बहाने बिरजू महाराज के अंतरंग जीवन उनके आत्मकथनों में झलक उठता है। पाठ के कोरस्थ अंतः पाठ उन्हीं की दो काव्य रचनाओं के हैं। यहाँ से अब शुरू होता है जो कि रश्मि वाजपेयी जो कि पूछती है अपने बारे में कुछ बताए। यह सवाल किया जाता है बिरजू महाराज से। देखिए बिरजू महाराज अब क्या बताते हैं जो कि जन्म मेरा लखनऊ के जफरीन अस्पताल में 1938 4 फरवरी शुक्रवार सुबह 8 बजे बसंत पंचमी के एक दिन से पहले हुआ। जो बिरजू महाराज की जन्म हुआ था लखनऊ के जफरीन अस्पताल में 4 फरवरी 1938 ईस्वी को, और दिन पूछा जाए तो दिन था शुक्रवार सुबह 8 बजे, जो कि बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। यानी कि बसंत पंचमी सरस्वती पूजा को बोला जाता है, तो सरस्वती पूजा के एक दिन पहले इनका जन्म हुआ था। जफरीन अस्पताल जो कि लखनऊ में पड़ता है 1938 ईस्वी में। घर में आखिरी संतान, और जो बिरजू महाराज थे घर में सबसे छोटे थे। 3 बहनों के बाद सबसे छोटी बहन मुझसे 8-9 साल बड़ी, अम्मा तब 28 के रही होगी। बहनों का जन्म रामपुर में, क्योंकि बाबूजी यहाँ 22 साल रहे। जो बिरजू महाराज के तीनों बहनें थी उनकी जन्म रामपुर में हुआ था, क्योंकि बिरजू महाराज के जो बाबूजी थे वहाँ रामपुर में ही रहे थे, वहाँ 22 साल रहे थे। बड़ी बहन लगभग 15 साल की बड़ी। उस समय बाबूजी रायगढ़ आदि राजाओं के यहाँ भी गए। मैं 1.5-2 साल का था। उस समय विभिन्न राजा कुछ समय के लिए कलाकारों की मांग किया करते थे। पटियाला भी गए थे पहले। रायगढ़ 2-2.5 साल रहे होंगे। रामपुर लौटकर आए। रामपुर काफ़ी अरसे रहे। जब 5-6 साल के थे तो अक्सर नवाब याद कर लिया करते थे। हलकारे आ गए तो जाना ही पड़ता था, चाहे जो भी वक्त हो। जब बिरजू महाराज 5-6 साल के थे तो नवाब साहब उनको अक्सर याद किया करते थे। जब वह याद करते थे तो इनको जाना ही पड़ता था, चाहे कोई भी वक्त हो। 6 साल की उम्र में मैं नवाब साहब को बहुत पसंद आ गया। जब बिरजू महाराज 6 साल के थे तो वे नवाब साहब को बहुत पसंद आ गए थे। मैं नाचता था जाकर, पीछे पैर मोड़कर बैठना पड़ता था। चूड़ीदार पैजामा, साफा, अचकन पहनकर। देखिए साफा होता है जो कि एक वस्त्र होता है जो सिर से लेकर कमर तक जो नृत्य करते हैं वह पहनते हैं। बाबूजी रोज हनुमान जी का प्रसाद मांगे कि 22 साल गुजर गए, अब नौकरी छूट जाए। नवाब साहब बहुत नाराज कि तुम्हारा लड़का नहीं होगा तो तुम भी नहीं रह सकते। खैर बाबूजी बहुत खुश हुए और उन्होंने मिठाई बांटी। हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया कि जान छूटी। देखिए जब नवाब साहब के वहाँ से उनको छुट्टी मिली, नवाब साहब ने उन्हें छोड़ दिया, तो उन्होंने हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया कि अब हमें छुट्टी मिल गया। वहाँ से फिर निर्मला जी के हाई स्कूल यहाँ दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक में चले गए। जब नवाब साहब के यहाँ से उनको छुट्टी मिली तो वे दिल्ली के हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक में चले गए। यहाँ 2-3 साल काम करते रहे। ये शायद 43 की बात रही होगी। उस उम्र में जुबली टॉकीज दिल्ली के बड़े भारी कॉन्फ्रेंस में मेरा नाच रखा गया। यह हाल अभी भी है। इनमें मैं एक कलाकार के नाते आमंत्रित था। उस उम्र में न जाने क्या नचा रहा होऊंगा। तबला बाबूजी ने बजाया, अक्सर वे बजा देते थे। जब उन्होंने दिल्ली के जो बड़े भारी कॉन्फ्रेंस में इनका नाच हुआ तो वहाँ पे तबला बजाए थे, जो कि बिरजू महाराज के बाबूजी ने बजाए थे, और वे अक्सर तबला बजाते थे। पर उन्होंने मेरी आदत डाल दी थी। अक्सर जहाँ वे खुद नाचते तो पहले मुझे नचवाते थे और खूब ज़ोरों से जमकर नाचता था। यूँ मुझे याद तो था नहीं, पर वे जो बोल देते थे तो टुकड़े का मेजरमेंट मैं फट से याद कर लेता था, जैसे दिग थे।
यह एक देखिए यह जो कि उस कथक ललित का यह एक अंश है। मैं अंदाज कर लेता यह नाप मेरा ईश्वर की कृपा से शुरू में अच्छा रहा, खूब नाचा। उसी समय यहाँ कपिला जी, लीला कृपलानी आदि हिंदुस्तानी डांस अकेडमी में थी। बाबूजी के साथ मैं रोज जाता था, हालांकि लौटते लौटते मुझे नींद आ जाती थी टांगे में। जो बिरजू महाराज थे वह अक्सर अपने बाबूजी के साथ जाते थे, परंतु जब वे लौटते थे तो टांगे से आते थे तो उसमें अक्सर इनको नींद आ जाता था। मुझे हैट पहनने का बहुत बड़ा शौक था। यह एक बार हैट पहने टांगे में लेटा था। क्या है यहाँ पे दिख नहीं रहा है। पटिशन के कारण चेकिंग भी चल रही थी। हैट गिर गया तो उन्हें गुस्सा आया। आते हैं स्कूल और सो जाते हैं, फिर उठाया। झंडे वालान के पास उस समय भी डर लगता था। पहाड़ी में रात में बाबूजी के हाथ में छड़ी देखकर पुलिस वालों ने टोका भी, क्योंकि उन दिनों उस समय सब नहीं रख सकते थे। खैर उन दिनों ऐसे ही दिन बीतते रहे, लेकिन कपिला जी की, लाला जी की जो हायर ट्रेनिंग होती थी वह मैं याद कर लेता था। और अगले दिन बाबूजी से कहूँ कि मुझे याद हो गया तो मानते नहीं थे। फिर जब अम्मा जी कहे सुन लो और मस्का लगाए तो सुनते थे। तो ऐसे ही परन किर एक धुन धुन नाटी धर धिंधा। देखिए यह एक जो कि ताल है, ये पढ़ने उस 7 साल की उम्र में खूब सुनाता उनका। दरअसल उस समय नौकरी का यह नहीं था कि जम गए एक की जगह। मैंने 28 साल से यहाँ हूँ, तब यहाँ भी नौकरी की रहे। कुछ दिन में लखनऊ आ गए 3 महीने। रामपुर में तो 3 महीने। दिल्ली यहाँ पे रामपुर में तो 3 महीने दिल्ली चले गए। बंदिश नहीं थे कि कहीं हिल भी सकते। यहाँ दिल्ली में जब हिंदू मुसलमान दंगे होने लगे, काटामारी होने लगी, तो डर के मारे अम्मा और मैं लखनऊ चले गए। देखिए लखनऊ है जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही है। तालीम इसी किस की थी। कुछ क्लास में देखा, कुछ ताऊ जी को सिखा रहे है, उसे देखा, कुछ लखनऊ में। इसके अलावा प्राइवेट प्रोग्राम जिनमें बाबूजी जाते थे, जौनपुर, मैनपुरी, कानपुर, देहरादून, कलकत्ता, बम्बई आदि, इनमें मुझे ज़रूर रखते थे। जब बिरजू महाराज के बाबूजी प्रोग्राम करने जाते थे जौनपुर, मैनपुरी, कानपुर, देहरादून, कलकत्ता और मुंबई, तो यहाँ अक्सर अपने बेटे को साथ ले जाया करते थे जो बिरजू महाराज को। पहले इसलिए कलकत्ते में बहुत मज़ा आया। उसमें फर्स्ट प्राइज मिलने वाला था। उसमें शंभू महाराज, चाचा जी और बाबूजी दोनों नाचे। देखिए शंभू महाराज है, यह बिरजू महाराज के चाचा हुए। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो हो जाएगा चाचा जी। पर उसमें फर्स्ट प्राइज मुझे मिला। तो चाचा कहने लगे, देख भैया, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जब इन्हें फर्स्ट प्राइज मिला गया तो यहाँ पे यह एक कहावत है जो देखिए, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। और मैं बहुत खुश। चेन और मेडल वगैरह वगैरह मुझे मिला। उस समय 8 साढ़े 8 साल का था। समझ लीजिए कि 9 साढ़े 9 साल के भीतर ही हम दमासे हो गए मेरी ज़िंदगी के। हाँ, मैं आमलेट नहीं खाता था। बिरजू महाराज आमलेट नहीं खाते थे। चाचा जी खाते थे तो कहे अब दाल का चिल्ला खाएगा। दाल का चिल्ला होता है जो कि दाल को पीसकर बनाया जाता है। दाल का पिसा हुआ व्यंजन जिसे चिल्ला बोला जाता है। जब अंडा कहकर पूछे तो नहीं खाता था, पर मूंग की दाल का कहे तो बड़े मज़े से खा लेता था। तो शंभू महाराज शुरू से ही बड़े शौकीन तबीयत के थे।
लच्छू महाराज शुरू से बड़े अप टू डेटेड रहते थे। जब ये शायद 28-30 साल के थे तब से गए हैं। कलकत्ते न्यू लिथेर्स कंपनी में 40 साल कलकत्ते और बम्बई मिलाकर फिल्म में बीते। हाँ, 9.5 साल का था तब बाबूजी की मृत्यु हो गई। देखिए दोस्तों, जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। यहाँ से कहानी में इसमें जो कि बहुत ही इंटरेस्ट भरी अब बात आएगा। उनके साथ आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में था मेरा। बिरजू महाराज ने अपने बाबूजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पे की थी, ये भी अब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हो जाएगा आंसर मैनपुरी में। मैनपुरी में उनका बाबूजी के साथ आखिरी प्रोग्राम रहा। वे 54 साल के थे। लू लग गई थी उन्हें। जब उनके बाबूजी थे वो 54 साल के थे और उनको लू लग गई थी। और यहाँ इनकी जगह मैं नाचा था और उन्होंने भाव बताया था। उस समय क्योंकि उन्हें बुखार था, लू उन्हें मैनपुरी में ही लगी थी। देखिए, जो उनके बाबूजी को लू लगी थी वो मैनपुरी में ही लगी थी। वहाँ से हम लोग लौटकर आए तो 16-20 दिन रहे वो। जब मैनपुरी से वे लौटकर आए तो 16-20 दिन यानी 16-20 दिन रहे। कमजोरी आती गई। बाबूजी की यह आदत थी और मेरी भी आदत है कि अपना दुख और कष्ट ज़्यादा किसी से कहता नहीं हूँ। वो भी छिपाते रहते थे। उनके बाबूजी थे वो अपना दुख है जो कि ज़्यादा किसी को बताया नहीं करते थे। उन्हें भी शुगर था तो इक्के पर चौक वगैरह चले गए और सबसे मिल आए। जितने भी अमीनाबाद में थे, बाजार आदि में मिलने वाले, और सब ही प्यार करते थे उन्हें। वह उनके साथ आखिरी प्रोग्राम था। मुझे तालीम बाबूजी से ही मिली। पूछा जाएगा कि बिरजू महाराज को जो नृत्य कथा जो प्राप्त किए थे, नृत्य की शिक्षा, वह किनसे प्राप्त किए थे, तो अपने पिताजी से ही प्राप्त किए थे। गंडा भी बांधा उन्होंने मुझे। गंडा बांधना यानी कि होता है शिष्य स्वीकार करना। उनके बाबूजी ने अपने पुत्र यानी कि बिरजू महाराज को शिष्य भी स्वीकार किए। जब बांधा तो अम्मा से कहा, जब तक तुम्हारा लड़का मुझे नजराना नहीं देगा गंडा नहीं बांधूंगा। देखिए, उन्होंने अपने बेटे से बोला, उनके अम्मा से, कि जब तेरा बेटा नजराना नहीं गया तब उन्हें मैं गंडा नहीं बांधूंगा। यानी कि यहाँ पे होता है गुरु दक्षिणा, वही हुआ यहाँ पे। जब तक गुरु दक्षिणा नहीं देगा तब तक मैं गंडा नहीं बांधूंगा। तो मुझे 500 रुपये के 2 प्रोग्राम मिले थे। जब 500 आया तो गंडा बांधा उन्होंने और कहा, इसमें 1 पैसा नहीं दूंगा, यह मेरा पैसा है, मैं इसका गुरु हूँ और इसने मुझे नजराना दिया है। तो 500 रुपये देकर मैंने गंडा बंधवाया। तो मुझे और जगत का हार एक लड़का मैं लखनऊ में, दोनों की ही एक साथ गंडा बंधा। 2 शागिर्द मैं बाबूजी का हूँ। फिर आगे की ओर हम लोग यहाँ से बात करेंगे। फिर पिताजी की मृत्यु हुई और उस समय मैं इतना छोटा था कि उनका दुख भी ठीक समझ में नहीं आया। उनके मरते ही हम लोगों के बहुत ख़राब दिन शुरू हो गए। जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो इनके जो कि घर में बहुत ही ख़राब दिन शुरू हो गया। जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई तो घर में एक अन्न का दाना भी नहीं था। उधर शंभू महाराज जी का शौक, कर्जा लेकर खाना पीना, गालियाँ देना घर भर को। उनके 2 बच्चों की मृत्यु भी लगभग उन्हीं दिनों हुई थी। यह सब उसी समय की बात है। बाबूजी की मृत्यु के साथ ही साथ जो उनके चाचा जी थे शंभू महाराज, उनके 2 पुत्र के भी मृत्यु इसी वक्त हो गई थी। पिताजी बहुत दुखी रहते थे उनसे। उसी समय मैं अम्मा को लेकर नेपाल गया। सोचिए, उस समय बिना पिताजी के मुजफ्फरपुर भी गए। अम्मा ले गई
बांसबरेली भी उस समय वह हालत थी कि 50 रुपये भी मिल जाए कहीं से तो बहुत है। जब उनके पिताजी की मृत्यु हो तो उनको घर में यह हालत थी कि जब कहीं से 50 रुपया भी मिल जाए तो बहुत होगा। पहले का सब पैसा हमारे टाइम तक खत्म हो गया था, कर्जदार बहुत हो गए थे। बाबूजी किसी का भी भला करने के लिए एक से लेकर दूसरे को देते थे, मतलब 100 लिए तो 100 दूंगा। कि 2 ट्यूशन की मैंने आर्यानगढ़ सॉरी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। पैदल 3 मील जाता था और रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता था तो डर भी लगता था। 10-11 साल की उम्र थी मेरी। अब 50 रुपये में रिक्शे पर खर्च करता तो क्या बचता, और ट्यूशन में नागा तो पैसा अलग काट लेते थे। 50 रुपये में काम करके किसी तरह पढ़ता रहा मैं। एक सीताराम बागला करके लड़का था अमीर घर का, उसे मैं डांस सिखाता था। जो बिरजू महाराज थे वो किसे डांस सिखाते तो सीताराम बांग्ला करके एक लड़का था जो कि अमीर घर से था, उसे ही यह नाच सिखाते थे। उसे मैं डांस सिखाता और जब बेचारा मुझे पढ़ा देता था। हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ, चिंता कहाँ अम्मा, कहाँ 50 रुपये की ट्यूशन, सब बिखरा हुआ, इसलिए फेल भी हो गया। मतलब पढ़ाई अच्छी तरह नहीं हो पाया। अच्छी तरह पढ़ता तरीके कैसे, ईश्वर की कृपा से मेरा दिमाग बहुत तेज था शुरू से। नेपाल भी इसी दौरान गए थे। एक हमारे रिश्तेदार थे वहाँ, झुमक लाल करके। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम झुमक लाल करके था। तो अम्मा इसलिए ले गई थी कि कुछ इनाम वगैरह मिल जाए, बस यही एक कारण थी। वहाँ रहे नहीं, खास प्राप्ति नहीं हुई। जाते हुए मुजफ्फरपुर भी गए थे, जयपुर भी गया मैं, वहाँ भी कोशिश की। मतलब यह कि प्रोग्राम मिल जाए, 200-400 मिल जाए तो कुछ महीने कट जाएंगे। ऐसी हालत थी। हम लोग रहते एक मकान में ही थे, पर ऊपर नीचे चूल्हा शुरू से ही अलग था। महाराज जी का अपना खाना पीना जैसा था, पिताजी के समय से ही दादी पिता अलग रहते, चाचा अलग, और दे मारा पीटा बहुत करते थे। 14 साल की उम्र में जब मैं वापस लखनऊ आया फेल होकर, तब कपिला जी अचानक लखनऊ पहुंची। जो बिरजू महाराज थे लखनऊ 14 साल की उम्र में वापस आए थे, तो वहाँ अचानक कपिला जी भी पहुँचे थे। तब अम्मा जी ने दिखाया मुझे कि करते तो मैं थोड़ा बहुत जो सीख पाए थे। तब कपिला जी मुझे संगीत भारती, जो पहले हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस अकादमी था वही संगीत भारती हो गया था, लाई। 6 महीने बन गए तो बहुत खुश हुआ मैं। उस समय 250 रुपये मिलते थे और रहता था दरियागंज में। एक दुश्ती थी, मैं जैन साहब का मकान था। अम्मा जी को यह दुख कि जैनियों का मकान है, लड़के को प्याज खाने को नहीं मिल रहा है। मछली तो खाता नहीं था, पर उसमें छोटी सी तो जगह थी। एक टेबल फैन से ले लिया था। दरियागंज से 5 या 9 नंबर बस पकड़ता था। कभी रीगल पर, कभी ओडेन सिनेमा के पास उतरता था। तब स्कूल था रिबोली के पास, तो 1 महीने तक मैं रास्ता भी भूल जाता था। एक से खंभे है चारों तरफ, तो मैं किसी भी सीढ़ी से चढ़ जाता था बड़ी मुश्किल से। फिर निशान बनाए कि यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि किसी भी तरह का दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए।
और आप लोग कमेंट नहीं करते, वीडियो देखकर ऐसे ही चले जाते। तो कमेंट ज़रूर करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट पार्ट इसके अगले वीडियो में होगा, तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।